चार्टर एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 1793 में अपना पहला चार्टर एक्ट भेजा। जो 1793 में पहला चार्टर एक्ट भेजा गया, इस चार्टर एक्ट में ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं थे। सिर्फ ये कहा था कि जो भारतीय राजस्व है, उस भारतीय राजस्व से जो नियंत्रक मंडल है उसका वेतन दिया जाएगा और उसी आधार पर नियंत्रक मंडल का वेतन देना भी शुरू किया गया। दूसरा ये कह दिया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जो है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र मतलब कौन से, जिन पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो चुका है, उन क्षेत्रों में जो विधियों का प्रशासन होगा, मतलब जो विधि हम भेज रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली अब क्या किया जाएगा, प्रशासन किया जाएगा। ठीक। इसके बाद आया 1813 का द्वितीय चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में ये कहा जाता है कि भारतीयों के सुधार का प्रयास किया गया था पहली बार। इस समय शासक थे जॉर्ज तृतीय, और जॉर्ज तृतीय ने कंपनी के जो एकाधिकार चला आ रहा था उसको खत्म करने की बात पहली बार की। कंपनी का एकाधिकार मतलब आप एक चीज देख रहे होंगे कि 1600 में कंपनी आई है और 1600 से लेकर 1813 तक कोई ऐसी कंपनी ब्रिटेन से 200 साल में नहीं आई जिसने व्यापार किया। एकमात्र कंपनी थी जो व्यापार कर रही थी। अब वहां जो थी लिबरल गवर्नमेंट बन चुकी थी और वो वहां पर और लोग अधिकार की मांग कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ऐसा स्पेशल एक कंपनी को अधिकार दिया जाना गलत है। अब क्या करें, हर व्यक्ति को अधिकार दीजिए, और हर व्यक्ति को अधिकार के अंतर्गत व्यापार एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करे। हम भी राष्ट्र के नागरिक हैं, हमको भी अधिकार है, हम भी व्यापार करना चाहते हैं। तो अंत तक कई सारे लोग आपस में इस बात को लेकर मांग सरकार के सामने रख दी। सरकार ने इस मांग को समझा और ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करते हैं, मोनोपोली जो है उसको समाप्त करते हैं। ठीक। और सभी कंपनी जो है उन सभी कंपनियों को अपना व्यापार करने की छूट देते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। हुआ ये कि कई सारे लोग आए, पहले एक कंपनी लूटने वाली थी, अब बहुत सारी कंपनी होगी लूटने वाली, किया भी कुछ इसी तरीके से और हुआ भी इसी तरीके से। लेकिन कंपनी को एकाधिकार जो मिला, वो इतने दिन सेवा करी थी तो ये कहा था कि कंपनी जो चाय का व्यापार कर रही है, क्योंकि चाय के बागान इन्हीं ने डेवलप कराए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में चाय इन्हीं ने लेकर आए, जो भारत का आज राष्ट्रीय पेय बन चुका है वो इन्हीं की देन। और दूसरे से चीन से होने वाला जो अफीम का व्यापार होता था वो बड़ी मात्रा में, हालांकि अफीम इधर से उधर आती जाती थी और व्यापार होते थे, कई सारी दवाइयों में इसका प्रयोग आज भी होता है। तो ब्रिटिश सरकार के लोग इससे अपना व्यापारिक चीज़ें चला रहे थे। अफीम युद्ध भी हुए थे, ब्रिटेन और चाइना के बीच होने वाले युद्धों में अफीम युद्धों का भी उल्लेख रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो असफल रही थी। शुरुआत में वहाँ पकड़ के नशेड़ी बनाए जा रहे थे, युवा पीढ़ी को खराब किया जा रहा था, गुलाम बनाने के लिए। अंततः चीन बच गए और वहाँ के बूढ़ों ने इस क्रांति को किया था। युवा चाहते थे नशे की गिरफ्त में आ जाए, उल्टा पंजाब बन जाए, ये स्थिति थी। ठीक। तो चाय और चीन पर एकाधिकार अभी भी बने रहने दिया कंपनी का। अगला प्रावधान किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अधिकार क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे, लेकिन यहीं पर कई सारे विवाद हो जाने की वजह से उस अधिकार क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जा सका, और जो बढ़ाया गया 1833 के एक्ट में है। अब बंगाल का जो गवर्नर है उसको बहुत बड़ा क्षेत्र संभालना पड़ रहा था, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम 1 लाख रुपए जो है उस 1 लाख रुपए की व्यवस्था शिक्षा के लिए करेंगे। अब शिक्षा के लिए 1 लाख की व्यवस्था करेंगे तो क्या भाई, बाबू हमें कहाँ से लाने हैं, क्लर्क देश में से। प्रत्येक पद पर ब्रिटिशर्स यहाँ लाकर अपना कार्य नहीं चला सकते, तो उसके लिए क्या कर दिया गया कि हम वहाँ से ना लाए, हमारे ही देश में हम क्या करें, ऐसी व्यवस्था कर दें कि यहाँ हम भारतीयों को शिक्षित कर दें, और फिर आगे चलकर वो क्या करेंगे, उस प्रणाली को अपनाएंगे और उस प्रणाली के अनुरूप सारी चीज़ें चलेंगी। अंततः ऐसा हुआ भी
और उस प्रणाली के अनुरूप चलते रहे। लेकिन ये 1 लाख रुपए जो थे ये खर्च नहीं हो पाए। ये आपसी आंग्ल प्राच्य विवाद और जमाने भर की चीज़ें हो गई कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हमारा कार्य प्रणाली जो होती है वो अंग्रेजी में होते हैं, तो हम किस में शिक्षित करें? ब्रिटिशर्स अंग्रेजी भाषा के। भारतीय थे कि नहीं, हमको तो हमारी संस्कृत और हिंदी ही चाहिए, हमारी मातृभाषा ही चाहिए। अंततः ये नहीं सफल हो पाया। अब ये 1 लाख रुपए वैसे के वैसे ही रह गए। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। अब सीधी सी बात है कि ईसाई जो दक्षिण भारत में इन्होंने अपना केंद्र बना लिया, और दक्षिण भारत में जितना एग्नेस और जमाने भर के जो मिलते हैं वो कन्वर्टेड ईसाई माने जाते हैं। वो कन्वर्टेड ईसाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। धर्म प्रचार के माध्यम से अपने पक्षधर, अपने ही धर्म के लोग बढ़ाने शुरू कर दिए, जो भविष्य में किसका पक्ष लेंगे? इनका। जनजातियों को पकड़ा, उनको सुविधाएं दी, और अंततः धर्म परिवर्तन एक बड़ी मात्रा में देखा गया और कई सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाए। इसके बाद इसी में ये कह दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस कंपनी का बहुत हुआ व्यापार, अगले 20 साल बाद हम इस कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर सकते हैं। अभी तो हम 20 साल एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ भी 20 साल 1897 में कर दिया गया था, लेकिन अंततः 1813 में ये प्रावधान कह दिया गया कि अगले 20 साल में हो सकता हो कंपनी अपना बैग पैक करके रखे, कभी हम कह सकते हैं आप जाओ, राजनीतिक अधिकार तो हमारे हुए। तीसरा जो चार्टर एक्ट आया वो आया 1833 में। इस चार्टर एक्ट में ये कहा जाता है कि अब सरकार ने अपनी नीति बदल चुकी थी, और 1833 में इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत विलियम चतुर्थ जो थे इस समय शासक थे। विलियम चतुर्थ 1830 से 1837 तक यही थे। तो इस एक्ट में जो चाय और चीन का एकाधिकार था 1833 के एक्ट में, तो इसमें जो एकाधिकार चाय चीन वाले थे वो भी समाप्त कर दिए गए, और अब एक नॉर्मल व्यापारिक कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाकी कंपनियां थी उसी के साथ। दूसरा इसमें जो परिवर्तन किया गया वो पूरे भारत में अब अधिकार हो जाने की वजह से बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, और पूरे भारत पर अब किसका शासन चलेगा? गवर्नर जनरल का ही अधिकार दे दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि बस ब्रिटेन की महारानी को कोई रिपोर्ट नहीं करना है, संसद को रिपोर्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं था। उनके अधीन रहकर या भारत की जो शासन व्यवस्था को संभालेगा वो व्यक्ति कौन होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। और ऐसे पहले व्यक्ति बने कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने इस पद की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। साथ ही साथ जो 3 सदस्य हो चुके थे 1884 में, इनके विधिक कार्य भी इनके अधीन कुछ दे दिए गए थे, कुछ विधि इनको भी बनानी थी। तो एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जो है, इनके परिषद में, काउंसिल में जोड़ दिया गया। वापस से इनकी सदस्य संख्या परिषद की हो चुकी थी 4, और इन्होंने कई सारे सुधार भी किए। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सती प्रथा को लेकर और जो दास प्रथा, नरबली प्रथा, ये बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने ऐसा प्रयास किया था। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी कहा था कि इनके द्वारा जो परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अब अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, ये भी प्रावधान कर दिया गया। और कंपनी का अभी एक्सटेंशन व्यापार का 20 साल और कर दिया, ताकि अभी 20 साल और टिक ले कंपनी। जिस दिन फिर बारी आएगी उस दिन समझा जाएगा। कंपनी इस बात से भी खुश थी कि चलो 20 साल जिंदा तो हैं, लेकिन कंपनी को अब जो विशुद्ध एक तरीके से प्रशासनिक निकाय वाला जो एक भाग था वो कार्य कर रहा था। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी अब, और उसी कंपनी से एक प्रशासनिक रूप से भी काम कर रहा था। अंततः 1837 में एक और प्रावधान हुआ कि इसी के अंतर्गत जो भाषा थी वो पूरे देश की भाषा बदली गई। 1837 से पहले भारत में कामकाज की जो भाषा होती थी वो मुगलों की ही भाषा चली आ रही थी, और मुगलों की भाषा थी फारसी। फारसी
1837 में बदलकर भारत की जो कार्यों की भाषा कर दी गई उसको अंग्रेजी कर दिया गया कि जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे अब वो किस में होंगे, अंग्रेजी से। और आज भी जब तक हमारा संविधान बना वो भी किस में बना, इंग्लिश में। और आज भी कई सारी विधियां जब बनती हैं तो समस्या यही है कि उसका दो स्वरूप होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो संविधान का बाद में अलग ही अनुवाद कराया गया, सारी चीज़ें कराई गई, और जो राय दादा महोदय थे, ठीक, उन्होंने उसका अनुवाद किया और जमाने भर की चीज़ों में परिवर्तन बाद में आया। लेकिन हमारा मूल संविधान बना एक लिपिबद्ध देहरादून में हुआ और बाद में हमने दिल्ली लाकर इसको रखा। अब यहीं पर एक अगला अधिनियम आया, कंपनी के 1833 में कह दिया था कि आप बोरिया बिस्तर बांध लें, किसी भी दिन हम आपको व्यापारिक चीज़ों से बुला लेंगे, हमारा प्रशासन हम चलाते रहेंगे, क्योंकि प्रशासन जो चला रहा है वो गवर्नर जनरल को भेजने वाले हम हैं, और गवर्नर जनरल बस आपके कार्यों में हेल्प करेगा व्यापार, बाकी गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन नहीं। अंततः एक एक्ट आया 1853 का चार्टर एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट इन सारे चार्टर एक्ट में 1853 का चार्टर एक्ट था। 1854 के आसपास ही लॉर्ड डलहौजी जो थे, डलहौजी ने अपने कार्य करने शुरू कर दिए थे। हर सिद्धांत के अंतर्गत ये खुले रूप में कर दिया था कि अब कोई कुछ नहीं, बहुत पर्दे के पीछे से कार्य कर लिया, अब जो है वो सामने से युद्ध लड़कर देखेंगे, क्योंकि पता है भारतीयों की औकात कितनी है जो हमें रोक पाए। अंततः पूरे भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात इन्होंने शुरू कर दी और कुछ हड़प नीति और कुछ सारी चीज़ों से इसको मिलाना शुरू कर दिया। इस समय ब्रिटेन के जो शासक थे अलेक्जेंडर विक्टोरिया का नाम आता है, जो 1901 तक रहे। इसमें हुआ ये था कि जो कंपनी के जो विधिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार थे ये पूर्ण रूप से अलग कर दिए गए, और संसदीय व्यवस्था जो थी हमारे देश की उसकी नींव यहाँ पर रखी गई। और जो भारतीय केंद्रीय परिषद है, भारतीय केंद्रीय परिषद, इसकी स्थापना करी। भारतीय केंद्रीय परिषद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामक शब्द जो यूज किया गया था वो पहली बार 1853 में यूज किया गया। यहाँ पर क्या किया गया कि जो सदस्य होंगे इस परिषद में, उनका काम होगा क्या, कानून बनाना, क्योंकि अब भारत में पूरा सारी चीजें चलानी है तो कानून भी कौन बनाएगा भाई। अब एक व्यक्ति था गवर्नर जनरल जो प्रशासन भी चला रहा था, अब यही व्यक्ति पहले कानून भी बनाता था, यही व्यक्ति क्या कर रहा था, प्रशासन भी चला रहा था, कोर्ट अपना काम कर, व्यापारिक चीजें भी यही देख रहा था। तो भाई एक ही चीजें जो थी एक ही व्यक्ति के ऊपर बर्डन चल रहा था, उस बर्डन को कम करने के लिए भारतीय केंद्रीय परिषद का गठन ब्रिटेन में किया, जो वहां से अब भारत के लिए फिर से एक कानून व्यवस्था की शुरुआत करेगी। लेकिन उसमें शामिल यही लोग होते थे भारतीय केंद्रीय परिषद में, जो गवर्नर जनरल के सदस्य थे उनको ही शामिल शुरू में किया गया। लेकिन ये भी कहा गया था कि हम जो 4 प्रांत हैं भारत के उनको भी शामिल करेंगे। ऐसे इस भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 10 रखी गई। 10 के आधार पर ये था कि इसमें 4 जो थे वो कार्यकारिणी के सदस्य हम शामिल करेंगे, जो इसमें शामिल होंगे वो 4 सदस्य आएंगे। 10 में से 4 कौन होंगे, कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। 4 जो होंगे वो प्रांतीय प्रतिनिधित्व के सदस्य आएंगे। प्रांतीय प्रतिनिधित्व का मतलब 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसके अलावा जो आगरा था उस आगरा के प्रतिनिधित्व को रूप में शामिल किया गया, और आगरा पर अंग्रेजों ने नया नया कब्जा किया था तो वहां पर भी एक विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल कर दिया गया। और अब ये भी कह दिया गया कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद जो बनाई गई थी उस परिषद के सदस्य जो थे, एक तो ये कानून बनाने की व्यवस्था कर दी गई थी, 4 इसके, तो 2 सदस्य में से एक सदस्य जो होता था वो गवर्नर जनरल को ही शामिल कर दिया, एक गवर्नर ही शामिल होगा। और एक सदस्य जो होगा वो एक तरीके से जो न्यायाधीश होता है,
कौन? अन्य न्यायाधीश कलकत्ता का, उसको हम शामिल करेंगे। वो ये जो सब पूरी पैनल होगी ये भारत के लिए कानून बनाएगी 10 सदस्य, मतलब गवर्नर भी शामिल है, इसकी कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल है और प्रांतीय 4 लोग शामिल है प्लस अन्य न्यायाधीश शामिल है। ऐसे कर भारत में शासन बनाना था। एक तरफ इसकी कार्यकारिणी, इसके सदस्य की संख्या 4 थी, तो 4 + 1 ऐसे कर 5 लोग ही अपने आप में थे। कुल मिलाकर आधे लोग ही क्या हुए थे, नए आए थे, बाकी आधे लोग क्या थे, वही पुराने ही थे। लेकिन आगे चलकर इसको भी डिवाइड किया गया था, इसमें से इन सदस्यों को हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय और बाकी जो ब्रिटिश शासन क्षेत्र के थे उनको शामिल करेंगे, ये प्रावधान। दूसरा, यहीं पर गवर्नर जनरल जो था प्रशासनिक कार्यों के लिए गवर्नर जनरल ही सर्वमान्य था और उसके सदस्य ही कार्य कर रहे थे। गवर्नर जनरल को एक पावर दे दी गई, वीटो पावर। वीटो पावर का इस्तेमाल पहली बार 1853 में ही जो शुरू किया गया, यहीं से वीटो पावर हमारे देश में आई। वीटो पावर का मतलब क्या है? एक सामान्य निर्णय पर अपनी असहमति जता लेना पर पूर्णतः वो निर्णय ही बदल दिया जाए या निर्णय को रोक दिया जाए, ऐसी पावर। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको पसंद है लड़की, आपकी मम्मी को, आपके सारे रिश्तेदारों को, अंततः पिताजी के पास जाए और पिताजी उसको कहते कि नहीं, ऐसी स्थिति क्या होगी? वीटो पावर। मतलब उनके बाद फिर कोई स्थिति हो सकती है कि इसके बाद फैसला नामंजूर कर दिया जाए, वो वीटो पावर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 सदस्य थे, चाहे कितने ही निर्णय ले लें, अंततः जब तक इस महाशय से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात थी, स्पेशल अधिकार हो चुके थे किसके पास? इनके पास। और अब ये स्पेशल अधिकार का प्रयोग करने लगे थे। 1853 में ही अब ये भी बात हुई कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसकी भी शुरुआत हुई और 1854 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा, भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके रूप में शुरू की। वो कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? ब्रिटिश सरकार को कर्मचारी चाहिए थे और पहले रिकमेंडेशन के आधार पर कर्मचारी आ रहे थे। रिकमेंडेशन के आधार पर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे अधिकारी आएंगे? एक योग्य अधिकारी नहीं आ सकता। फिर कहा कि आगे से क्या हो कि चुने हुए अधिकारी आए जिसमें रिकमेंडेशन न चले, और चुने हुए अधिकारी आएंगे तो कोई ना कोई परीक्षा, ICS की परीक्षा जो होगी, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होगी, वो पास करके आएंगे। जैसे आप सब हैं, किसी को भी उठाकर भाई बना दे अधिकारी, क्या ये सही है? गलत? ये तो भाई नतीजा बात को बढ़ावा देगा। तो उसके लिए एक परीक्षा हो, जो योग्य हो जाए, जो योग्य नहीं है वो ये बात मानी जाएगी। तो अंततः ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत पहली बार 1854 में हुई, 53 में प्रावधान आया था और 54 में पहली बार जो लंदन में हार्लेबर्ग कॉलेज जो है, हार्लेबर्ग कॉलेज नामक स्थान पर लंदन में हुई। अब भारतीयों के लिए हो रही थी तो भारतीय भी शामिल तो किए जाएंगे, जिसमें हो दम जाए ब्रिटेन और परीक्षा दे, पास हो और सर्विसेज में भाग ले। अब आज तो संभव हो नहीं पाता, उस समय की स्थिति संभव होना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि गरीब तबका तो जा नहीं सकता। जो राजा रजवाड़े और जो अमीर तबका था वही जा सकता था, बाकी तबके के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये शुरुआत होना भी एक कदम था भारतीयों के लिए कि आने वाले समय में हम ऐसा प्रयास करेंगे। और यही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये बाद में जाकर 1854 से लेकर 1922 तक ब्रिटेन में होती है। लेकिन 1922 में परिवर्तन तो आया, इस बीच कई भारतीयों ने परीक्षा पास भी करी, लेकिन नगण्य रूप में थी। 1922 में मांग ये रखी गई थी कि जब भारत के लिए हो रही है तो भारत में भी होनी चाहिए। ब्रिटेन जाकर परीक्षा दे, उससे अच्छा एक सेंटर यहाँ भी बना दीजिए। ये सारे सेंटर भोपाल में हो, इंदौर से भोपाल जाना है, देने वालों की संख्या यहाँ भी उतनी है, एक सेंटर बना दो, क्या दिक्कत है? तो पहली बार इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में एक सेंटर के रूप में बनाया गया था 1922 में, जिसमें कहा गया था कि दोनों जगह परीक्षा हो। तो पहली परीक्षा यहाँ हुई भी, लेकिन ब्रिटेन में भी हुई, रोकी नहीं गई। लेकिन ये बात अच्छी थी कि इसमें ईमानदारी से पेपर होता,
ब्रिटिश काल में भी कभी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होता। इसमें भारतीय अगर ऐसा फर्जीवाड़ा होता तो कभी कोई पास नहीं हो पाता योग्यता के आधार पर। फिर भी हालांकि इसमें एक धारा थी, धारा 87, इस 1854 के प्रावधान के अंतर्गत जो ये प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, तो धारा 87 में था जाति, धर्म, लिंग, मूल निवास इत्यादि के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसका विरोध किया था ब्रिटिशर्स ने और ये चीज़ें लागू नहीं हुई थी और भेदभाव होता था। फिर भी भारतीयों ने अपना प्रयास किया और अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ तक पहुँचे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद जो 1922 है, उसके बाद कहीं ना कहीं 1935 तक जाते जाते फिर हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था पूर्ण रूप से हो गई और आज भी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 1853 के एक्ट का ही देन है। दूसरा ये रहा कि जो प्रावधान थे वो अब ये कह दिए गए थे कि ये ही अब कानून में जिम्मेदारी इनके हाथ में होगी, ये जैसा कानून बनाएंगे करेंगे। प्रशासन, गवर्नर जनरल और सारी चीज़ उनकी जो परिषद है वो प्रशासन चलाएंगे। मतलब जैसे आज भी होता है कि हमारी विधायिका में भी राष्ट्रपति शामिल होते हैं और हमारी कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति शामिल होते हैं। सारे मंत्री भाग वहाँ लेते हैं, विधायिका में भी लेते हैं कानून बनाते समय। और मंत्री पद पर होते हैं तब मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में अपने कैबिनेट के भी प्रमुख होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है वो आगे चलकर होना, क्योंकि विभाग इनको दिए जाने थे, अपना अपना काम करेगा, कैसे कानून बना दिया ये सब कुछ नहीं होता, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना ये भी जरूरी होता है। इसीलिए तो विधायिका की, कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब कहीं ना कहीं 1853 के चार्टर एक्ट के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया। थोड़ी बहुत चीज़ें भारतीयों के पक्ष में हुई, भारतीयों को थोड़ा अच्छा लगा, चीज़ें भी हो रही थी। अब भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व था, लेकिन सब कुछ नाम मात्र का था, सिर्फ कहने भर के लिए भारतीयों के लिए कुछ अच्छा हो। अंततः 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया, जिसके पीछे कोई एक कारण नहीं, क्रांति के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके के कारण होते हैं और कारणों के आधार पर इसको रोक लगा दी गई। और अंततः अब ये हुआ कि 1858 में एक एक्ट आया, महारानी की घोषणा, और उस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया और उसमें फिर कई सारे बदलाव लाए गए। हमने जो पॉलिसी भी देखी उसमें 1858 के बाद 1935 तक की जो पॉलिसी थी वो संघ की पॉलिसी थी। तो यहाँ से 1858 से 1935 तक फिर जो नियम भेजे गए वो यूनियन के लिए भेजे गए थे कि हमें एक संघ बनाना है। ठीक, उसके लिए प्रावधान है। अगला आते हैं 1858। जो वीटो पावर तो